की है असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल। अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सलीम को आज देश की मीडिया ने हीरो तो बना दिया, लेकिन उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पहले हम इस हमले के दौरान घटने वाली घटनाओं पर नजर डालते हैं और फिर उसके बाद ड्राइवर सलीम की भूमिका को लेकर बात भी करेंगे। जब सुदर्शन न्यूज की जम्मू कश्मीर यूनिट ने इस खबर की तलाशी करनी शुरू की तो कई पहलू निकलकर सामने आते गए। हमें मिली जानकारी के मुताबिक जिस यात्री बस पर हमला हुआ वो गुजरात से आई थी और यह बस ना तो अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक जत्थे का हिस्सा थी और ना ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। इसके अलावा बस के साथ कोई सुरक्षा भी नहीं थी। साथ ही यह बस काफिले से निकलकर दूसरे रास्ते पर चली गई थी और आगे जाते ही इस बस पर घात लगाए आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो जाती है। बस का ड्राइवर बस को आगे ले जाता है, फिर बस के ड्राइवर को हीरो बना दिया जाता है। अब खबर के दूसरे पहलू पर जरा नजर डालते हैं। जो कुछ भी हमने अभी तक आपको बताया है, आपको क्या यह सब संदेहास्पद नहीं लगता है, या फिर किसी फिल्म या नाटक का कोई एक पार्ट नहीं लगता है कि एक यात्रा हो रही है, उसमें एक बस जिसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो काफिले में शामिल होती है और फिर यात्रियों को काफिले से दूर लेकर जाती है, फिर उस पर हमला हो जाता है। क्यों आपको ड्राइवर की भूमिका संदेह के घेरे में नहीं लगती? यह आतंकी हमला था, ना कि कोई लुटेरे या चोरों ने बस पर हमला किया। इधर आतंकी बंदूक हथगोलों से लैस थे। क्या वो ड्राइवर पर हमला नहीं कर सकते थे जिससे बस को कब्जे में ले लिया जाता? इस खबर की तलाशी के बाद हमें जो नई जानकारियां मिली, हम आज आपको उन्हें आपके सामने रखेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि आतंकी घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं, देश में दंगे कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया। इस समय जम्मू कश्मीर में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं और सभी आतंकी संगठन खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो हमले कर खुद को घाटी में स्टैब्लिश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इस तरीके के आतंकी घटना को अंजाम देना भी शामिल है। वहीं इन सभी पहलुओं पर आज दिन भर हम नजर डालेंगे, हर एक सवाल की पड़ताल करेंगे, हर एक नजरिए को समझेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर अमरनाथ यात्रा इतनी संवेदनशील यात्रा है और इसे लेकर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, तो एक पूरी बस कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के इलाके में घूम रही थी? क्योंकि 29 जून से शुरू हुई यात्रा के साथ ही खुफिया विभाग ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया था कि आतंकी यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे, जिसमें करीब 40,000 सुरक्षा कर्मी यात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए थे। दूसरे इंतजाम भी थे। फिर यह हमला आखिर कैसे हुआ? अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही और चूक का जिम्मेदार कौन है? कहीं किसी बड़ी साजिश के तहत इतनी बड़ी घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया। सुदर्शन न्यूज ऐसे कई सवाल खड़े करता है और शक की सुई सीधे तौर पर बस ड्राइवर सलीम पर आकर रुकती है, क्योंकि सलीम ही वो बस चला रहा था जो बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पर गई थी। जहां एक तरफ देश आतंकी हमलों से त्राही त्राही कर रहा है, जहां आतंक के खिलाफ खड़े हो रहे सवालों को लेकर एक तरफ आह्वान हो रहे हैं, जहां सबको साफ दिख रहा है उस जहरीली सोच और आतंकी विचारधारा की असलियत जो कश्मीरी नहीं पूरी दुनिया के लिए घातक बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना में अपनी जान देने वाले 7 शिव भक्तों की चर्चा न करके सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक बस ड्राइवर पर केंद्रित कराया जा रहा है। हालात तो तब विचार करने वाले और ज्यादा हैं जब मृतकों से पहले ही सलीम, जो कि ड्राइवर है, उसका नाम घोषित कर दिया गया और आतंकियों के कुकृत्य से पहले सलीम की वीर गाथा गाई जाने लगी। सलीम को एक हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। दरअसल इन तमाम चीजों के बीच में
दरअसल इन तमाम चीजों के बीच में कुछ सवाल हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ना सिर्फ सलीम की भी जांच होनी चाहिए, सलीम से भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, सलीम से भी पूछताछ होनी चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में वो लूप होल्स जो सुदर्शन न्यूज को अपनी पूरी पड़ताल को लेकर, सलीम को लेकर जो उठ रहे हैं, वो हमने आपके सामने रखे हैं। और साथ ही साथ वो सवाल भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिसके बाद सलीम से जांच करना, उससे पूछताछ करना, उसकी कार्यशैली को समझना, उसकी भूमिका को समझना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुदर्शन न्यूज सत्य की पड़ताल करते हुए कुछ ऐसे तथ्यों तक पहुंचा है जो किसी भी हाल में कम से कम सामने आने तक सलीम को योद्धा और हीरो बनाने के प्रयास से मेल नहीं खाते हैं। और उन सभी तथ्यों को सुदर्शन न्यूज जनता के आगे आज रखकर फैसला जनता पर छोड़ रहा है। अपने विवेक से आप निर्णय करें। यहां ध्यान देने वाली ये सभी बातें या सरकार को दोषी ठहरा देना, सेना पर लगाकर कुछ लोग इस अक्षम्य कुकृत्य की दिशा मोड़ देना चाहते हैं, जिसे सुदर्शन न्यूज कतई स्वीकार नहीं करता है। आइए जानते हैं कि इस घटना से जुड़े कुछ अनछुए पहलू जो आपने अभी तक नहीं समझे हैं या कम से कम जो प्रमाण हमें मिले हैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं की गई है। हम एक सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह कि ड्राइवर सलीम का नाम मृतकों से पहले ही आखिर कैसे चर्चा में आ गया। किसी भी संचार माध्यम ने एक भी मृतक का नाम उस प्रमुखता से क्यों नहीं उठाया जिस प्रमुखता से सलीम की तारीफों के पुल बांधे गए। दर्द का असली विषय यह भी है कि सलीम की जो ड्राइवरी है या 7 शिव भक्तों का जो बलिदान है उसमें क्या कुछ प्रमुखता से पहले उठाया जाना चाहिए था। वही हमारा जो दूसरा सवाल यह कि गुजरात से लेकर कश्मीर तक बस चलाकर ले जाने वाला सलीम क्या सड़क के नियमों से विधिवत वाकिफ नहीं था? क्या उसे नहीं था, यह मालूम नहीं था कि 7 बजे के बाद किसी भी हाईवे पर और खासकर अमरनाथ यात्रा पर जो बस है उसे ले जाने का नियम नहीं है। आखिर इतनी बड़ी चूक सलीम की तरफ से किस तरीके से की गई? और तमाम सवाल भी हम आपके सामने यहां पर रखेंगे। यह भी बताएंगे कि और कौन कौन से सवाल शक की सुई को सीधे सलीम की तरफ घुमा रहे हैं। सवाल उठने की वजह नंबर 1, ड्राइवर सलीम का नाम मृतकों के नाम से पहले चर्चा में कैसे आया? किसी भी संचार माध्यम ने एक भी मृतक का नाम उस प्रमुखता से नहीं उठाया जिस प्रमुखता से वो सलीम की तारीफों के पुल बांधे। दर्द का असली विषय क्या है? सलीम की ड्राइवरी या 7 शिव भक्तों का? वजह नंबर 2, गुजरात से लेकर कश्मीर तक बस चलाकर ले जाने वाला सलीम सड़क के नियमों से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसको सड़क के किनारे और रास्ते में क्या ये नहीं पता चला कि उस रास्ते पर उस समय यात्रा प्रतिबंधित थी? वजह नंबर 3, रास्ते में यकीनन कुछ चेक पोस्ट पड़ी हो। यदि उन चेक पोस्ट पर अमरनाथ जाना बताया गया होता तो यकीनन सुरक्षा बल उन्हें ना जाने देते। किसी भी चेक पोस्ट पर हर सवाल पर ड्राइवर से पूछा जाता सलीम ने ऐसा क्या बताया या सुरक्षा बलों से ऐसा कौन सा झूठ बोला जिसके चलते उसे आगे जाने दिया गया, वो भी बिना किसी रोक टोक के। वजह नंबर 4, जिस मार्ग पर अमरनाथ यात्रियों की हत्या हुई उस मार्ग पर सीआरपीएफ और सेना की गाड़ियों की नियमित अंतराल पर पेट्रोलिंग होती है। आतंकियों को शायद सेना या सीआरपीएफ की गाड़ियों के आने या जाने का समय पता हो, पर उधर से एक बस यात्रियों के साथ आ रही है, उन्हें कैसे पता चला? वजह नंबर 5, बेहद कम अंतराल पर आतंकियों ने अपने कुकृत्य को अंजाम दिया। आखिर किसने उन्हें बस के सटीक समय और सटीक लोकेशन की जानकारी दी, जहां हमला इतनी सफाई से हुआ कि सुरक्षा बलों को भनक तक नहीं गई? वजह नंबर 6, बस पर हमला करने के लिए कोई आगे से वार करना उचित मानेगा, जिस पर ड्राइवर को आघात लगे और बस अनियंत्रित हो और फिर खाई में गिरे, जिसके बाद जान माल का ज्यादा नुकसान हो। बस पर किनारे से गोलियां बरसाना आखिर किस तरह से रणनीतिक और अधिक घातक वार लग रहा है, वो भी उन आतंकियों की तरफ से जो उच्च स्तर के प्रशिक्षित थे? वजह नंबर 7, क्या पंचर हुई बस को बनवाने में 3 घंटे का समय लगता है? आखिर उस बस को जो दोपहर में पंचर हुई, उस बस
बस को ऐसा क्या हुआ कि शाम तक इंतजार करना पड़ा, वो भी पंचर बनवाने के लिए? क्या किसी का इंतजार था आने का या कुछ और बात थी? वजह नंबर 8, यदि बस 3 घंटे आतंकवाद प्रभावित इलाके में खराब रही और किनारे पर खड़ी रही तो क्या खासकर उस बस को चला रहे ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम से कम वहां की पुलिस को फोन करके सूचित करता? खराब बस के बगल से कई सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की गाड़ियां हैं, क्या वो उन्हें अपनी समस्या बताकर मदद या सुरक्षा नहीं मांग सकता था? वजह नंबर 9, आखिर वो कौन सी सोची समझी साजिश है इस मामले में जो हमला होते ही इन सभी लापरवाहियों या कहें साजिशों से ध्यान भटकाते हुए सीधे सीधे सरकार और सुरक्षा बलों को गुनहगार बताने लगी है? वजह नंबर 10, सबको मारना अगर आतंकियों का लक्ष्य होता तो वो सबसे पहले बात ड्राइवर पर था। आखिर क्यों उन्होंने यात्रियों पर ही निशाना साधा बजाय ड्राइवर के, जो कि उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए थी? कश्मीर में सेना के वाहनों पर हुए हर हमले में सबसे पहला वार वाहन चला रहे सैनिक पर हुआ है, फिर इस मामले में आतंकियों का हमला सबसे अलग क्यों? वजह नंबर 11, क्या लश्कर के खुखार आतंकी इस्माइल का निशाना इतना कमजोर था जो ड्राइवर को निशाने पर नहीं ले पाया था, जबकि उसके बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ खुखार हत्यारा है बल्कि अचूक निशानेबाज है? वजह नंबर 12, सलीम को कश्मीर के पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ या सेना के अधिकारियों की तरफ से योद्धा क्यों नहीं घोषित किया गया? खासकर उन अधिकारियों का बयान आने का इंतजार क्यों किया जा रहा है जो वहां तैनात है? दिल्ली या गुजरात में बैठे लोगों के बयान पर ही उसको महायोद्धा कैसे घोषित कर दिया गया जो कश्मीर गए ही नहीं? वजह नंबर 13, गुजरात से कश्मीर के लंबे सफर में क्या बस में स्टेपनी तक नहीं थी जो बस को बनवाने में 2 घंटे से ज्यादा लगे? अमूमन ऐसे सफर में बसों में कम से कम 2 स्टेपनी होती है जो ढल रही रात में आतंक प्रभावित इलाके से निकलने के लिए पर्याप्त होती है, पर स्टेपनी क्यों नहीं? और अगर थी तो उसको कुछ मिनटों में लगवाने की बजाय 2 घंटे से ज्यादा का इंतजार क्यों? तो ये वो तमाम 13 सवाल हैं, ये वो 13 वजह हैं जो सलीम की ओर शक की सुई को घुमा रही हैं, और इन्हीं 13 वजह और इन्हीं 13 सवालों की आज हम पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इन 13 सवालों को नजरअंदाज कर दिया गया और सीधा उन शिव भक्तों की मौत के बजाय सीधे तौर पर सलीम को हीरो बनाने की जल्दबाजी मीडिया में नजर आई, सोशल मीडिया पर नजर आई। इन तमाम चीजों की पड़ताल करेंगे। खास मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश पंडित, हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह और जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ेंगे और इन तमाम चीजों करेंगे पड़ताल, और हमारी पड़ताल में क्या कुछ आया सामने वो भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। अनंतनाग हमले का नायक ही है असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल? अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। अनंतनाग हमले का नायक ही है असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल? अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। तो अनंतनाग में आतंकियों की तरफ से किए गए हमले में सलीम को जिस तरीके से हीरो बनाने पर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनल्स आमादा हैं,
आखिर इसके पीछे क्या वजह है, और साथ ही साथ वो 13 सवाल जो लगातार सुदर्शन न्यूज पहले दिन से उठा रहा है, जब से लगातार सलीम को हीरो बनाने की कोशिश की गई, आखिर क्यों जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी पड़ताल नहीं कर रही हैं, क्या सलीम से इन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल नहीं होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, सबसे पहले कब शक जो है सलीम की तरफ होता है, और कब जो है इस पूरे घटना के सामने आने के बाद शक की सुई सलीम की तरफ घूमी? सुमित, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पहला सवाल हम जो उठा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि एक बस गुजरात से और जाती है अनंतनाग अमरनाथ की यात्रा पे जाती है। उस बस में क्या स्टेपनी नहीं थी? अगर स्टेपनी थी तो बस के पंचर होने के बाद ड्राइवर सबसे पहले स्टेपनी चेंज करता है, क्योंकि वो अति संवेदनशील इलाका था जहां पर बस पंचर हुई थी। 5:20 पर यह बस पंचर हुई थी। उसके बाद ड्राइवर की तरफ से एक लॉजिक दिया जाता है कि बस का टायर बनवाने में हमें तकरीबन 2 घंटे से लेकर 3 घंटे लग गए, और कल एक नेशनल न्यूज चैनल ने अपने प्रोग्राम में बकायदा टायर पंचर के वाले के पास बैठकर उससे पड़ताल की कि एक टायर का पंचर बनाने में 2 घंटे लगेंगे तो 2 टायर का पंचर बनाने में 4 घंटे लगेंगे। मैथमेटिक्स समझाई जा रही है बकायदा सलीम को लेकर। सुदर्शन न्यूज ने आज इसकी पड़ताल की। बकायदा हम एक पंचर वाले के पास गए, पप्पू आलम नाम है उसका। हमने पप्पू से पूछा कि हमने कहा भाई ये बताइए कि एक टायर का पंचर बनाने में कितना टाइम लगता है? उसने 20 मिनट का टाइम बताया है। ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। 2 टायर का पंचर बनाने में 40 मिनट, हम मैक्सिमम मान लेते हैं 60 मिनट, 1 घंटा। इसका मतलब 5:20 पर अगर टायर पंचर हुआ था तो मैक्सिमम 6:30 तक वो टायर उस बस में फिट हो जाना चाहिए था, और अगर 6:30 पर टायर फिट हो गया होता तो 8:20 पर जो हमला हुआ है 8 सवा 8 बजे, वो हमला नहीं होता। यानी कि ये पूरी चीजें प्री प्लान थी। दूसरा सवाल कि आप आगे बढ़े राकेश, उससे पहले जिस पंचर बनाने का जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहा है, सुदर्शन न्यूज की टीम ने जब एक पंचर वाले के पास जाकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की और जानना चाहा कि कितना वक्त इसमें लगता है, क्या कुछ हुआ वो आप भी देखिए। कि टायर को पंचर बनाने में टायर खोलना, उसके बाद उसको पकाना, पंचर लगाना और उसके बाद उसको वापस बस में फिट करना, इसमें कितना वक्त लग सकता है? पप्पू टायर पंचर वाले हैं हमारे साथ। पप्पू भाई, एक अगर बस का टायर पंचर हो जाए तो पूरी जो प्रक्रिया होती है टायर पंचर, मतलब टायर खोलना, उसके बाद उसकी ट्यूब को निकालना, पकाना, उसको पंचर लगाना, फिर वापस उसको बस में फिट करना, कितना टाइम लग सकता है एक पंचर में? एक पंचर में कम से कम 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट। और अगर 2 पंचर हैं तो? 2 पंचर है तो 40 मिनट। मतलब पप्पू भाई जो कि तकरीबन 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं पंचर बनाने का, इनका ये कहना है कि एक पंचर है तो 20 मिनट, और अगर 2 पंचर हैं तो 40 मिनट का समय लग सकता है। हम इसको मैक्सिमम 1 घंटा मान सकते हैं कि 1 घंटे में एक बस के टायर के 2 पंचर बना के वापस उस टायर को उस बस में फिट किया जा सकता है। तो 1 घंटे का अगर हम किसी बस की स्टेपनी को चेंज करना हो या उसका पंचर बनाना हो तो तकरीबन उसमें 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम मान सकते हैं। लेकिन जो पहला सवाल सलीम की ओर उठ रहा है वो कि बस में पंक्चर हो जाता है और उसके बाद सलीम की तरफ से दलील ये दी गई कि 2 घंटे तक या 2 घंटे से ज्यादा का वक्त वहां पर बस को खड़े रहते हुए लगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बस का पंक्चर ठीक करवा रहा था, जिसे लेकर सवाल सीधे तौर पर उठ रहे हैं। क्योंकि बाकी जो पंक्चर वाले हैं वो इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि कुछ मीडिया चैनल जरूर अलग अलग तरीके से इसका जो मैथमेटिक्स है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वक्त जो है पंक्चर बनाने में लगता है, इसे लेकर जो है यहां पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल मेरे सहयोगी यहां पर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। राहुल, जो स्थानीय सिचुएशंस हैं या वहां जहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वो स्थितियां क्या कहती हैं और वहां का जो लोकल इंटेलिजेंस है वो क्या मानता है? जो सलीम दलील दे रहा है जिस पंचर बनाने को लेकर या बस के वहां खड़े रहने को लेकर, उनकी क्या राय है? अगर सलीम की बात की जाए, तथाकथित जो मीडिया है इसको हाइप दे रहा है, हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है पिछले 3 दिन। मैं आपको बता दूं कि सबसे संवेदनशील बात, बाकी प्रश्न निकलते रहेंगे कि टायर का पंक्चर कितना समय लगता है, बाकी चीजें जितनी भी हैं ये सबका सब जो है सफेद खड़े करते हैं सलीम के ऊपर। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अगर एक नॉर्मल तरीके से कोई टूरिस्ट जाता है कश्मीर घाटी में, हालांकि ये अमरनाथ यात्रा थी जो कि हाई अलर्ट पर थी, एजेंसीज ने पहले बोल दिया था
सलाहुद्दीन ने सीधा सीधा हिजबुल ने धमकी दी थी कि हम अटैक करेंगे। तो इतनी संवेदनशील जब चलती है, उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी 35,000 से ज्यादा थी। किंतु अगर हम नॉर्मली रूटीन की बात करें तो एक जब यात्री जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर घाटी में घूमने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो अगर कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो कश्मीर घाटी में पहुंचा जाए, रात के होने से पहले लगभग 5-6 बजे तक कश्मीर में पहुंच जाए, क्योंकि रात का सफर है वो सेफ नहीं है। खासकर अगर बात की जाए अनंतनाग काजीगुंड तक, अनंतनाग तक और कश्मीर के बीच में जो बिल्कुल यही पॉइंट है। एक पॉइंट ये कि आखिर इतना वक्त जो है लगाया जाता है एक पंचर को बनाने में, जो बस का पंक्चर है, जिस पर दलील दी जाती है सलीम की तरफ से कि 2 घंटे का वक्त वहां पर लगेगा, और एक लंबा सफर यह बस तय करती है एक संवेदनशील जगह पर, जहां के लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। 7 बजे का वक्त निर्धारित है। क्या ड्राइवर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 7 बजे के बाद हाईवे पर बस को नहीं लेकर आना है, और इतनी संवेदनशील जगह पर क्या 2 घंटे से ज्यादा के लिए उस ड्राइवर को, उस बस को वहां पर रखना चाहिए था या रोकना चाहिए था? ये वो तमाम सवाल हैं जो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। राहुल शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जो इस पूरे मामले पर पड़ताल भी आगे कर रहे हैं, जिसके बाद ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। आपके पास भी आना चाहता हूं दिवाकर, इन तमाम सवालों के बाद सवाल ये कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जब ये तमाम लूपहोल सीधे तौर पर नंगी आंखों से नजर आ रहे थे, तो ये जल्दबाजी क्यों थी कि पूरे तरीके से सलीम जो हाईलाइट हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि सुमित, जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का जो ताना बाना हमारे देश में है, उसको प्रकीर्ण करने के लिए, उसको एक डायस पर खड़ा करने के लिए ये सारा स्वांग रचा जाता है। एक तरफ 7 जाने जाती हैं। आप मत सोचिए कि किसी हिंदू की जान गई या गई। वो लोग विलाप करते हैं। उस बस में सवार लोग जो है वहापोह में, आपाधापी में परेशान हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ ही घंटों में एक ड्राइवर को बहादुर, तमगा देने की जरूरत, उसको इनाम देने की जरूरत, क्या बात साबित की जाती है? ये साबित करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी तो हमारे 13 सवाल हैं, अभी हम पूरे दिन भर में 25 सवाल अभी और उठाएंगे, और उन 13 सवालों में एक सबसे बड़ा मुद्दा कि गाड़ी जब वहां पर पहुंची, आतंकियों ने फायरिंग शुरू किया, तो गाड़ी की रफ्तार क्या थी? एक बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है। हमारे कई सहयोगी ये सवाल बराबर उठाए, कल हमने देखा जिस तरह से। सबसे पहली बात तो हम ये कह दें कि सलीम पर शक हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं कर रहे हैं। जब शक का दायरा होता है तो शक के दायरे में हर कोई आ सकता है। जब तक किसी भी बात की जांच पड़ताल नहीं होती, बिल्कुल हम आप तमगा नहीं दे सकते। तमगा नहीं दे सकते हैं। क्या इसके लिए इंतजार नहीं हो सकता था? सलीम को अगर वीर योद्धा या उसे जिस तरीके से हीरो बनाने की कोशिश हुई, क्या उसके लिए जांच का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या उन तमाम 7 श्रद्धालुओं के बारे में जिनकी मौत हुई, क्या उनके बारे में पहले नहीं सोचा जाना चाहिए था? क्या पूरे मामले की पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? क्या उन तमाम लूप होल्स को लेकर सलीम से पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? जिन तमाम रूल रेगुलेशंस को सलीम ने, क्योंकि वो बस का ड्राइवर था जिसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, उन तमाम रूल रेगुलेशंस को तोड़ा गया, और उन तमाम चीजों के इतर सिर्फ सलीम को हीरो बनाने की जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई गई? ये तमाम चीजें सलीम को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। चर्चा हम लगातार जारी कर रहे हैं, लगातार वो सवाल भी उठा रहे हैं, और सलीम से भी हम यहां पर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और सलीम से सीधा अपने इस शो में सवाल करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब मांगेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। अनंतनाग हमले का नायक ही है असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल? अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। अनंतनाग हमले का नायक ही है असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल? अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का
अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। तो सलीम को हीरो बनाने की जल्दबाजी आखिर क्यों है और क्यों उसे हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया उस वक्त में जो संवेदनशील स्थिति थी, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए थे आतंकियों की शर्मनाक घटना के अंजाम देने के बाद। इन तमाम चीजों की हम पड़ताल कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन 13 सवालों को क्यों नजरअंदाज किया गया और उससे पहले जब जांच सलीम की होनी चाहिए थी उससे पहले ही उसे एक वीर योद्धा के तौर पर क्यों प्रोजेक्ट किया गया। मेरा सीधा सा सवाल है दिवाकर सर, ये जो स्थिति है कि सलीम को एकदम सीधे तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया जिसमें बताया गया वीर योद्धा है और उसने कैसे जो है श्रद्धालुओं को बचाया गया, ये जल्दबाजी आखिर क्यों दिखती है? ये जल्दबाजी इसलिए दिखती है कि ये ट्रेंड है कि अगर सलीम, चूंकि वो मुस्लिम है, वो ड्राइवर है, मुस्लिम है, उसने हिंदुओं की जान बचाई, ये दिखाने के लिए कि ये एकता की सोच है। बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब कहीं कोई एक घटना घटती है और अगर घटना घटती है तो उसके पीछे कई कारण हैं और जब कारण है तो उसे जानना चाहिए जी। वो जानने के बजाय विद इन मिनट्स, विद इन आवर अगर किसी को बहादुर बता दिया जाता है तो वो तो प्रथम दृष्टया उसे बहादुर बताने का काम किया जा रहा है ना। वहां खोज क्यों, वहां पड़ताल की जरूरत है। सवाल सुदर्शन न्यूज का सिर्फ इस पर है और अगर सवाल उठाता है, लेकिन देखिए सबसे पहले सवाल ये सुदर्शन न्यूज ने उठाया और सुदर्शन न्यूज ने उठाया, उसके पीछे कई कारण हैं और उन कारणों को जब हम बाकायदा दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर रख रहे हैं, आप उसको काटिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने की कि वो ऐसा था, वो बहादुर था, ये दिखाने के लिए, और जो हम लोग कह रहे हैं वो तो एक धर्म को बदनाम करने के लिए या ये जो समाज में तनाव पैदा करने के लिए। देखिए यही जो समस्या है इस देश में, यही समस्या इस देश में उन षड्यंत्रकारियों के लिए बड़ा रास्ता दे देती है जो अपना रास्ता जितनी दूर तक आगे और इसीलिए तो बोलता है और कि हम सीधा कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कोई पूर्वाग्रह है तो हमारे सवालों का जवाब दें, हम इसके बाद जो है इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन जो सवाल हमने रखे हैं उनके जवाब अगर हमें मिल जाएंगे तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले की जो बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए वो कम से कम हमें होती हुई नजर आएगी। राकेश, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक बस जो एक लंबा सफर तय कर रही थी, उसके पास स्टेपनी नहीं थी, उसे कितनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी क्योंकि संवेदनशील जगह थी, और किस तरीके की पूरी यात्रा है जिसे लेकर कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है, ये तमाम सवाल तो हैं ही जिसके जवाब जो है सलीम से लिए जाने चाहिए। इसके इतर एक अनरजिस्टर्ड बस को लेकर वहां पर जाया जाता है, क्या यहीं से जांच की पड़ताल शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल सुमित, सलीम ने जिस तरह से एक अनरजिस्टर्ड बस को लेके वो एक ऐसे इलाके में गया जहां पर पहले से ही बहुत सारे खतरे हैं, 40,000 जवानों की तैनाती की गई है सिक्योरिटी के पर्पज से, वहां पर वो बस को लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी बस जब इतनी लंबी धार्मिक यात्रा पर जाती है, उस बस में एक्स्ट्रा डीजल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, मोबिल ऑयल, इसके अलावा 2 स्टेपनी होती है, बाकायदा 2 ड्राइवर होते हैं, क्लीनर होता है, तमाम तरह की चीजें उस बस में पहले से मुहैया कराई जाती हैं उस एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप अपने पैतृक गांव सहारनपुर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी रात को पंचर हो जाती है और आप परिवार के साथ हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप 100 नंबर पे फोन करते हैं, आप पीसीआर को बुलाते हैं, डायल 100 को बुलाते हैं, क्योंकि रास्ता सुनसान है। ये सहारनपुर यूपी की बात कर रहा हूं, यहां से सहारनपुर रास्ते की, वो तो अनंतनाग है जहां पर कब गोलियां बरसने लगे कोई भरोसा नहीं है। वहां पर सलीम की गाड़ी पंचर होती है और वो किसी को नहीं बताता है, जबकि वहां पर हर 2 मिनट पर सीआरपीएफ की गाड़ियां, बीएसएफ की गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां डिप्लॉय हो रही हैं, वहां से निकल रही हैं। किसी को उसने सूचना नहीं दी कि मेरी गाड़ी पंचर हुई है, मेरी बस में 70 यात्री हैं, इनकी सुरक्षा का सवाल है, किसी को नहीं बताता, वो खुद अपने आप सुपरमैन बन जाता है। दूसरा सवाल कि जब गोली चली थी तो क्या सलीम के अंदर ब्रूसली की आत्मा घुस गई थी कि इतनी फुर्ती के साथ वो लेट भी गया, बस को चला भी लिया, उसे गोली भी नहीं लगी? इसका जवाब कौन देगा? पीछे वाला आदमी, उसको गोली लग जाती है, सलीम को गोली नहीं लगती है। आतंकवादी हमेशा वहां पे एक इतिहास रहा है, जब भी आतंकियों ने गोली चलाई है पहले ड्राइवर को मारा है, क्योंकि जिहाद, ये जो जिहाद शब्द है मुसलमानों का, जिहाद का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा काफिरों को नुकसान पहुंचाना, यानी ज्यादा से ज्यादा हिंदू मारे जाएं तब इनका जिहाद जो है वो सफल होता है। 7 मार के क्या मिलता है उनको?
ये एक प्री प्लान्ड था। दूसरी बात, आतंकियों को कौन से जोशी ने बता दिया था कि एक भोली भटकी पंचर बनने के बाद एक बस इसी रास्ते से आएगी, इतने बज के इतने मिनट पे आएगी और तुम राइट साइड से गोली चलाना, ड्राइवर बच जाएगा, बाकी मारे जाएंगे। ये सारा ज्योतिषी गणना कहां से हुई थी? बिल्कुल, इनके जवाब दे दे, जो भी जिसको भी देना हो, हम सवाल करना बंद कर देंगे। राहुल, आपके पास आना चाहता हूं। एक अनरजिस्टर्ड बस जाती है एक ऐसी जगह पर जो इतनी संवेदनशील जगह है, जहां पर सिक्योरिटी लगाई गई है, जहां पर 2 घंटे तक, जिस तरीके से राकेश ने यहां पर कहा कि बस जो है फंसी रहती है, ऐसा क्या इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुआ कि उसकी जानकारी जो है वो आतंकियों को हो जाती है कि वहां पर बस फंसी हुई है? पहला सवाल। दूसरा ये कि जब अनरजिस्टर्ड बस थी, जब ट्रैवल होती है, तो क्या नियम क्या है इस यात्रा के लिए? जो बस निकलती है उसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं? क्या अकेली बस ट्रैवल कर सकती है या जत्थे में बस जाती है? कितने उसमें यात्री होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है? जी, अगर पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं आपको सुमित, तो पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि किस तरह से ये जो हमला था, किन लोगों के, और इसके पीछे की जो मंशा देखी जा रही है, इसके पीछे ये सोचने वाले एक और प्रश्न खड़ा होता है और एक विचार करना ये भी जरूरी है, क्योंकि ये क्या जो सलीम है पहले कश्मीर घाटी में कितनी बार आ चुका है और किन लोगों के संपर्क में ये रहा है? पहला प्रश्न ये खड़ा होता है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से जो यात्रा जाती है, जितनी रजिस्ट्रेशन होती है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जो की जाती है, और भगवती नगर जो बेस कैंप है जम्मू से, यहाँ से ही जो आरोपी रहती हैं सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टीज के साथ साथ इनको बीच में बसेस को रखा जाता है और दोनों तरफ से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। यही एक अच्छी बात थी जो कि गुजरात का नंबर था। ये भी महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि, और दूसरी के साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ सुमित, जो हमारे पास इनपुट्स मिल रही है कि सबसे ज्यादा अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो संपर्क में रहते हैं आतंकवादियों के, वो श्रीनगर से लेकर अनंतनाग इसी रूट के बीच में रहते हैं। और इससे पहले भी अगर पिछले पहले हम देखें कि जितने भी हमले हुए हैं, खासकर इसी नेशनल हाईवे 1 के ऊपर हुए हैं, अनंतनाग के पास हुए हैं, जो कि सुरक्षा बलों के ऊपर हुए हैं, तो सबसे पहला आतंकवादी जो टारगेट करते हैं वो सीधा टारगेट करते हैं ड्राइवर को। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाए, आतंकवादियों की यही मंशा रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक साइड से फायर कर 2 किलोमीटर आगे जाके आर्मी कैंप तक ड्राइवर बस को लेके जा सकता है? ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। किंतु इसके पीछे आप पूरी की पूरी अगर छानबीन करनी होगी तो वो सीधा एनआईए करेगी, या फिर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको भी इस सब चीज का संज्ञान लेते हुए जो ड्राइवर सलीम है उसको कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा। जी, जाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर राहुल ने उठाया है कि कश्मीर में कितनी बार जो है सलीम आया और उसका कितना जो कांटेक्ट है वहां पर लोगों के साथ रहा? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या सलीम का बैकग्राउंड जो है चेक नहीं होना चाहिए था? और उससे पहले ही जो है उसे एक तमगा दे दिया गया कि वो एक हीरो है, वो एक योद्धा है और उसने जो है तमाम श्रद्धालुओं को बचाने की पूरी कोशिश की। सुमित, विशेष संवाददाता राकेश पंडित, राहुल और हमारे बीच, और जो गुजरात से भी अभी हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, जिस तरह से हम लोग ग्राउंड जीरो पर जा करके उन तथ्यों को निकाल करके वो जांच कर रहे हैं, ये 14वां सवाल है कि ड्राइवर सलीम कितनी बार आया है, क्योंकि जिस तरह से वो रूट चेंज करता है ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए कि वो कितने लोगों से परिचित है, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। फर्स्ट बाइट में वो जिस तरह से बात करता है, बदहवास होता है, आदमी मुश्किलों में होता है, इतनी फायरिंग के बाद उसकी हालत खराब होती है। तो ड्राइवर सलीम जो बचाने की पहले कोशिश होती है, किसी तरीके से छिपने की कोशिश होती है। बिल्कुल। लेकिन इसके उलट जैसे राकेश ने कहा कि वो उसके बाद एक सुपरमैन की तरह आता है और बस को जो है वहां से ड्राइव करता है, और जो आतंकी हैं वो सामने से, क्योंकि वहां का इतिहास यही रहा है कि सामने की तरफ से जो है सबसे पहले ड्राइवर पे हमला होता है। ड्राइवर लेकिन बच जाता है क्योंकि वो एक सुपरमैन है, क्योंकि उसे एक हीरो का तमगा दिया जाना है, क्योंकि उसे एक योद्धा बनाना है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये सवाल जो अब सीधे तौर पर एक कड़ी जोड़ता है कि क्या कश्मीर में पहले भी लगातार सलीम आता रहा है? क्योंकि एक शख्स जो बार बार उस जगह पर विजिट करता रहा है, जो बार बार आता रहा है, उसे ही अलग अलग रास्तों की जानकारी होती है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। अनंतनाग हमले का नायक ही है असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल? अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। अनंतनाग हमले का नायक ही है
असली खलनायक, बस के ड्राइवर सलीम का पूरा सच। आखिर सलीम पर क्यों न करें शक, क्यों न उठे सलीम पर सवाल। अमरनाथ यात्रियों के आस्तीन का सांप, अनंतनाग का जहरीला नाग सलीम। तमाम न्यूज चैनलों की पड़ताल का अब हम करेंगे पोस्टमार्टम, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर दिन भर। तो सलीम की भूमिका की आखिर जांच क्यों ना हो, क्योंकि अब सीधे तौर पर सलीम जिसे हीरो बनाने की कोशिश की गई, अनंतनाग में श्रद्धालुओं को बचाने का तमगा उसे देने की कोशिश की जा रही है। कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं उसे हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर हम सीधा सवाल उठा रहे हैं। और अगर सलीम पूरी तरीके से निर्दोष है तो उन तमाम सवालों का जवाब दिया जाए और तमाम जो पड़ताल है बारीकी से सलीम की कार्यप्रणाली की हो कि क्या कुछ भूमिका सलीम की इस पूरे घटनाक्रम में रही है। और अगर वास्तव में वो पूरी तरीके से निर्दोष है तो उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसे चाहे सुपरमैन बना दिया जाए या उसे जो है हीरो का तमगा दे दिया जाए। हम जो है सवाल जो सीधे उठा रहे हैं उसके जवाब सिर्फ सुदर्शन न्यूज चाहता है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। वापस आपके पास राहुल, ये जो 7 बजे का एक क्राइटेरिया है, क्योंकि संवेदनशील जगह है, बस जो है जो लंबे रूट की बस है यहां पर, वहां पर जो बसेज आती हैं उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है? क्या 7 बजे के बाद किसी बस को वहां एंटर करने दिया जाता है? और अगर ऐसा नहीं है कि कोई एंटर नहीं कर सकती है बस, तो उस हाईवे पर कैसे वो बस पहुंच गई और उसे क्यों नहीं रोका गया? हाँ जी सुमित, अगर रूट की बात की जाए, किस समय की बात अगर करें तो जैसे भगवती नगर से जो जत्था रवाना होता है अमरनाथ यात्रा के लिए, जम्मू बेस कैंप की बात कर रहा हूं मैं सुमित, तो 3:30 बजे तक, दिन में दोपहर को 3:30 बजे तक जो यात्री हैं उनको जवाहर टनल क्रॉस करना पड़ेगा किसी भी हालत में। और अगर वहां से वापस आने की बात करें तो 7 बजे के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी जाती हैं, चाहे वो पहलगाम के रास्ते से हो चाहे बालटाल के रास्ते, 2 रूट से ही यात्रा जो है वो जाती है। किंतु अगर 5 बजे अगर एक टायर पंक्चर होता है उसको 3 घंटे लगाना, और 8:30 बजे के लगभग ये जो हादसा हुआ है, तो बिल्कुल वेल प्लान तरीके से पूरे है। ओवरग्राउंड वर्कर की यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि कुछ लोग राहुल एक बार इसे दोबारा समझाइए, क्योंकि जहां पंक्चर हुआ बस का वहां बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लगे, और जिस टनल की आप बात कर रहे हैं उसे किस वक्त तक क्रॉस करना पड़ता है, और क्या उसके बाद इस टनल को क्रॉस किया गया? जी, अगर टनल जो जवाहर टनल है, मैं आपको बता दूं सुमित, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता जो है श्रीनगर सिटी से लेकर जवाहर टनल काजीगुंड क्रॉस करने के बाद ही जवाहर टनल आती है। उसको 7 से पहले अगर बालटाल से या पहलगाम से जो यात्रा वापस आती है जम्मू के लिए, तो उनको 7 बजे तक ही पहुंचना है, उसके बाद यात्रा नहीं जाती है। और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 3:30 दिन का दोपहर का। तो बिल्कुल वेल प्लान तरीके से, अगर इस ड्राइवर को इतना मालूम नहीं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ इसी रूट पे ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि आतंकवाद का घर माना जाता रहा है अनंतनाग, तो ड्राइवर को बिल्कुल पता होना चाहिए था कि इतना संवेदनशील एरिया है, और रात का समय ही क्यों चुना, उसी समय चुना। और इसके साथ एक और मैं जोड़ना चाहता हूं सुमित, कि कहा यह जा रहा था, इनिशियली जो रिपोर्टिंग हुई थी, जो खबरें आ रही थी कि पहले पुलिस के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। अगर पुलिस पे हमला हुआ तो वो गाड़ी कहाँ है पुलिस की, वो भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और अकेली गाड़ी को निकालना, बिल्कुल सेफ पैसेज देना, और मोटरसाइकिल पे आतंकवादी कहते हैं कि मोटर का यूज हुआ, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर आतंकवादियों ने। बिल्कुल राकेश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वक्त निर्धारित है पूरे रूट के लिए, तो आखिर उसके बावजूद जो है सलीम ड्राइवर जो है वो क्यों लेकर बस को वहां से निकल गया, और क्यों उसने खुद को जो है उस वक्त नहीं रोका? तो सीधे तौर पर जो है पूरी प्लानिंग थी, बहुत कम शब्दों में निपटाइए। देखिए, पहले से ये प्री प्लान था, आतंकियों से ये बात रही होगी कि इस टाइम पर इस बस को इस लोकेशन पर लेके आना है, उसके बाद जो भी, क्योंकि बहुत सटीक टाइमिंग थी और सटीक समय में काम करके आतंकवादी वहां से निकल गए हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे। सुमित जी, दिवाकर, सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने जो सवाल उठाए हैं उस पर सवाल उठा करके एक बहुत ही
हल्के से जो तर्क दिए गए कल, वो बहुत ही अच्छे नहीं कहे जा सकते कम से कम। तो कृपया वो लोग जो हमारे सवालों पर सवाल उठाएं, वो जरूर हमारे सवालों को देखें और वो अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। यानी जो सवाल लगातार सुदर्शन न्यूज यहां पर उठा रहा है, उन सवालों के जवाब दिए जाना बेहद जरूरी है, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम की जो असलियत है उसे समझा जा सके, सलीम की जो भूमिका है, जो लगातार संदेह के घेरे में है, उसे समझा जा सके। सलीम को अगर वो पूरी तरीके से निर्दोष है, उसके बाद जो तमगा दिया जाना है, जिस तरीके के नाम उसके लिए घोषित करने हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक कि सलीम की कार्यप्रणाली को, उसकी भूमिका को नहीं समझा जाता है, तब तक हम चाहते हैं कि सलीम को कम से कम हीरो बनाकर उसे हीरो का तमगा न देने की कोशिश की जाए। फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। तमाम मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।